वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कलेक्शन आप अपने दिमाग में जरूर बनाएं। जैसा कि हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गोबर पर उगने वाले कवक मतलब फंगस का नाम बताइए, तो वो किस ग्रुप में रखे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कोप्रोफिलस। क्या? कोप्रोफिलस। तो गोबर पर उगने वाले कवक उनको कहेंगे कोप्रोफिलस। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए हैं वो सारे के सारे प्लांट ग्रुप में आते हैं, लेकिन प्लांट होने के बावजूद भी जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो है कवक मतलब फंगस। तो इसका भी उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है। तो डबल रोटी के निर्माण में जो कवक आता है वो कवक है सेक्रोमाइसिस सर्विसी। क्या? सेक्रोमाइसिस सर्विसी कवक है, फंगस है, जो कि डबल रोटी या ये कहें ब्रेड के निर्माण में काम आता है। अगला क्वेश्चन, पेंसिलियम पेंसिलियम क्या है। आपको बताना है कि पेंसिलियम क्या है। तो पेंसिलियम जो है वो एक फंगस है, कवक है। अगला प्रश्न, पेंसिलिन की खोज किसने की। तो पेंसिलिन की खोज करने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्गोट अर्गोट प्राप्त होता है, तो अर्गोट किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से अर्गोट प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो पेंसिलिन को प्राप्त किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी पेंसिलियम क्राइसोजेनम। तो पेंसिलियम क्राइसोजेनम से इंडस्ट्रियल लेवल पर पेंसिलिन को हम ऑब्टेन करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त मतलब पोरस हो जाती है, क्योंकि फिर से इस प्रश्न को देखिए, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। इसका कारण बताना है। तो इसका कारण ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस होती है और वो जो है रोटी को स्पंजी और छिद्र युक्त पोरस बना देती है। अगला प्रश्न, ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो ईस्ट में कायिक जनन कैसे होता है, तो ये होता है मुकुलन के द्वारा मतलब बडिंग के द्वारा। बडिंग के द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। आपको बताना है कि ऐसा फंगस जिसको आप खाते हो। तो खाने योग्य कवक है एगेरिकस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, LSD LSD किससे प्राप्त होता है। तो LSD प्राप्त होता है कवक से, ऑप्शन नंबर बी। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं। आपको बताना है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, ये भी एक फंगस है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक करने का श्रेय जाता है वॉक्समैन को। किसको? वॉक्समैन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, टिक्का रोग टिक्का डिजीज किस में होता है। आपको बताना है कि टिक्का डिजीज किस में होता है। तो ये होता है मूंगफली में। अगला प्रश्न, गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रॉट डिजीज किसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो ये फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं।
आपको बताना है कि जो खाने वाले जो मशरूम होते हैं वो एक्चुअली में है क्या। वो है एक्चुअली में वो है आपका कस का ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कस का ठसाठस भरे कवक जाल, इसका मतलब वो जो है फंगस का माइसिलियम कहलाता है, ठीक है। क्या, जो रेटिकुलेट मैनर में, ठीक इस तरीके से अगर हम कर दें, जाल जो होती है वो कवक हाइफी एक दूसरे से एक जब नेटवर्क बना देते हैं तो वो कहलाता है क्या, माइसिलियम। तो वो एक नेटवर्क होता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है खाने वाले कवक में, जैसे कि मशरूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? कवक है, फंगस। अगला प्रश्न, प्रथम विद्युत प्रतिजैविकी कौन सा था? आपको बताना है कि फर्स्ट विद्युत ने वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो वियुक्त प्रतिजैविकी का नाम है पेंसिलिन। ऑप्शन नंबर सी। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो कवक की वजह से उत्पन्न होती है। दो परमाणुओं के समस्थानी को क्या कहा जाता है? तो दो परमाणुओं के समस्थानी को कहते हैं वो जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक मास, ठीक, वो जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो समान हो, ठीक, और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक। यहाँ पे उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? इस प्रश्न को फिर से देखिए, किसी तत्व के समस्थानी के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो समस्थानिकों में जो भिन्न संख्या होती है वो होगी न्यूट्रॉन, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो भिन्न क्या होगा? भिन्न होगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, फिर से प्रश्न को देखिए, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रोटॉन की संख्या वही होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? ठीक है, तो किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक, किनमें उनमें भिन्नता आती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। किसमें? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में भिन्नता होती है समस्थानिकों में। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं वो हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो जैसा मैंने बोला कि प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, तो ट्रेंसियम ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? ट्रेंसियम। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं? तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है या आइसोटोप है। तो एक्चुअली में जो ट्राइटियम है वो है 1H3 इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोटियम क्या है? प्रोटियम ये है, ठीक। तो ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम ये है, राइट। अगला प्रश्न, आपको ये दिया है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, यहाँ पे 8 छूट गया है। को ये है क्या? तो ये है समस्थानिक। क्यों? क्योंकि इनमें परमाणु क्रमांक यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो ये है क्या? ये है समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 ये क्या है?
जी हाँ, ये भी है समस्थानिक। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु संख्या देखिए, इसका भी 17 है और इसका भी 17 है। ठीक, ये है समस्थानिक। अगला प्रश्न, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं। किसके? पोलोनियम के, पीओ। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ये भी प्रश्न आप ध्यान रखिए। तो पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या होती है 27। अगला प्रश्न, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। अगला प्रश्न, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न को फिर से सुनिए। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सोडियम 24। क्या? सोडियम 24। तो सोडियम 24 कुछ ऐसा है। तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति, जो ब्लड क्लॉट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसको पता लगाने के लिए जिस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है वो है सोडियम 24। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आम तौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है। क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, रक्त कैंसर को, जो ब्लड कैंसर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ठीक है, तो रक्त कैंसर को कंट्रोल करने में जो रेडियो आइसोटोप प्रयोग होता है वो है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दो जो है वो लिस्ट दी है, सूची 1 और सूची 2, उनको जो है वो मैच करना है। तो सूची 1 में जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जैसे आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और सोडियम 24। अब वो जिस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं वो सूची नंबर 2 में दिया गया है। तो पहला है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, दूसरा है रक्त व्यतिक्रम, मतलब ब्लड में जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट हो, तीसरा है ट्यूमर और चौथा है कैंसर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए का 3 के साथ मैच है, बी का 4 के साथ है, सी का 1 के साथ और डी का 2 के साथ है। तो इसका मतलब आप देख लीजिए थोड़ा, ए का हमने क्या बोला, ए का मैचिंग 3 के साथ है। तो आर्सेनिक किस में यूज होगा? आर्सेनिक यूज होता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब बी जो है वो 4, बी क्या है? कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का यूज किस में करना है? कोबाल्ट 60 का यूज करेंगे कैंसर का पता लगाने के लिए। अगला आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 का यूज करेंगे हम किसमें? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता करने के लिए। तो सी के सामने जो ऑप्शन सही है वो 1 सही है। अब सोडियम 24 बचा। तो सोडियम 24 ये रक्त व्यतिक्रम का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो उनको क्या कहते हैं? तो ये कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, ऐसे तत्व कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। अब पूछा जा रहा है कि आइसोटोन क्या होते हैं? ठीक, तो आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या वाले न्यूट्रॉन। तो या तो आप सम न्यूट्रॉनिक बोलिए या आइसोटोन बोलिए। तो आइसोटोन क्या है? समान संख्या वाले न्यूट्रॉन वाले तत्व आइसोटोन कहलाते हैं। फिर ये उसी तरीके का प्रश्न है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं कैसे? तो सम न्यूट्रॉनिक परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा डी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न हो, लेकिन होना क्या चाहिए? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होना चाहिए, तभी तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो सम न्यूट्रॉनिक है क्या? सम न्यूट्रॉनिक वे जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अगला प्रश्न, क्रिप्टॉन 86 एंड क्रिप्टॉन 87 क्या कहलाते हैं? ठीक है, फिर से देखिए, तो ये कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक।
कैसे, देखो हम यहाँ पे क्रिप्टॉन 86 जो है, ठीक, इसका हम न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए करना क्या, आपको आपको करना है जो एटॉमिक मास है, क्या, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप घटा दो। अब पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक मास कौन सा है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो यहाँ पे 86 क्या है, एटॉमिक मास है, क्या, एटॉमिक मास क्या है 86 और एटॉमिक नंबर क्या है 36। तो 86 माइनस 36 ये कितना हो गया, ये हो गया 50। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 50। अब हम इसमें बात करते हैं इस क्रिप्टॉन में, तो क्रिप्टॉन 87 को देख लेते हैं, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 37 है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है 87, राइट, और एटॉमिक नंबर क्या है 37, यहाँ पे देख सकते हो 37। तो 87 माइनस 37 इक्वल टू, ये भी क्या होगा, ये भी होगा 50। तो ये क्या हो गए, सम न्यूट्रॉन, इसमें भी 50 है न्यूट्रॉन और इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 50 है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये काफी कोटेड किया जाता है रदरफोर्ड का ये स्टेटमेंट, ठीक है। कारण, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, ठीक। ध्यान दीजिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्रिटिसाइज किया था किसको, आइंस्टीन को, कि आइंस्टीन की जो थ्योरी है वो फेल हो जाएगी। ई बराबर, आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी, उन्होंने बोला था ई बराबर होगा mc², राइट। तो इसका जो है क्रिटिसाइज किया था किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या बोला था रॉयल सोसाइटी के सामने, कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी भी उपलब्ध नहीं होगी, ठीक, ये स्टेटमेंट। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। कारण क्या था, कि उसको विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा, ये भी बात सही है। और जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, ये रदरफोर्ड का मानना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर जो है, जो रीजन है, वो सही कारण भी है। ऐसा ही मानना था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये होता है गलित सोडियम, ठीक है। अगला प्रश्न, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ये बात सही है, ठीक। गुरुत्वीय संकुचन से, तो गुरुत्वीय संकुचन को भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक, क्योंकि ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है नाभिकीय संलयन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो उत्तर होगा पहला। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल इस्तेमाल होता है मंदक के रूप में। अगला प्रश्न, मास एनर्जी संबंध किसका निष्कर्ष है। तो ये है, ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ठीक है, रिलेटिविटी प्रिंसिपल का निष्कर्ष है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो ये होता है प्रकाश वोल्टीय सेल, ऑप्शन नंबर सी। बेरियम एक उपरोक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि पूर्व खिलाया नहीं जाता है, पूर्व उनका लेप लगाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप सुधार कर लें, लेप लगाया जाता है, लगाया जाता है, और बेरियम का नहीं लगाया जाता है, बेरियम
सल्फेट का लगाया जाता है, इसमें थोड़ा सा आप लोग संशोधन करें, BaSO4। बेरियम सल्फेट का एक उपरोक्त रूप में रोगियों के पेट पे एक्स किरण परीक्षण से पूर्व लेप लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर ये है कि बेरियम सल्फेट एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है, सही बात है, और इससे जो पेट है, ठीक है, स्टमक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको आप स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ये है एक्स किरण, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, ठीक, तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्य का, मैटर का एनर्जी में चेंज। अगला क्वेश्चन, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो, ठीक है, तो सामान्य तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी। अगर सुपर कंडक्टिविटी जो है वो सामान्य ताप पर उपलब्ध हो जाए तो अधिक पैसे को हम लोग बचा सकते हैं। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणों का उपयोग कैसे क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, इस वजह से एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, आपको बताना है कि डायोड एक ऐसी वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, तो एक दिशा में धारा को प्रभावित होने देती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित, वह गर्म हो जाए, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है, ठीक, तो वह कार्य करती है दिष्टकारी के रूप में, ठीक है, किसमें, दिष्टकारी, ऑप्शन नंबर डी। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं, तो सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं, तो उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर एक, उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो ये है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो सितारों में अक्षय जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलती है सितारों से, स्टार से, ठीक है, तो उसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना। अगला प्रश्न यह है कि एक्स किरणों को बेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो एक्स किरणों की जो बेधन क्षमता है, पेनिट्रेटिंग पावर है, वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप बढ़ा दीजिए तो उनकी जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो वेधन क्षमता बढ़ाना है एक्स किरणों का, तो क्या करना है, कैथोड के बीच में विभवांतर को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, पहले तापयानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो पहले तापयानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था,
तो इनका नाम था J.A. फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी। J.A. फ्लेमिंग ने पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार किया था। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करती हैं। तो किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करती हैं क्या? एक ही आकृति नहीं है, ये आवृत्ति है, ठीक है। एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज, ठीक। ये होता है लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे जो है वो उत्सर्जित जो करती हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, एम्पलीट्यूड मिलेगा और फेज मिलेगा। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? ठीक है, तो निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं क्या? सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये है पराश्रव्य तरंगे। क्या? ऑप्शन नंबर सी। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो असीमित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाशीय वोल्टीय सेल होते हैं, तो प्रकाशीय वोल्टीय सेल जो है वो 100 सेल होते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसके लिए? तो उनको सम्मानित किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो ये साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।